नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हमारा यह लेक्चर 11 है और आज हम 1857 का विद्रोह देखेंगे। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल आप देखेंगे 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इस टॉपिक में कुछ बिंदु हैं जिसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें हम देखेंगे एक जो रिवोल्ट हो रहा है उसमें हम एक परिचय देखेंगे इसका। दूसरा, हम जो विद्रोह होगा इसका कारण क्या होगा, हम कारण भी देखेंगे। उसके बाद इसका नेतृत्व देखेंगे, कौन व्यक्ति इसमें नेतृत्व कहाँ कर रहा है, या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ में इसका स्वरूप क्या था, मतलब नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था, रिवोल्ट का विद्रोह का जो स्वरूप क्या था। उसके बाद ये सफलता और असफलता, मतलब यह कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। और लास्ट में हम इसका प्रभाव देखेंगे। प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम इतने बिंदुओं को इस टॉपिक में देखेंगे। और यह देखिए, यह जो 3 टॉपिक है यह आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यह जो 4 टॉपिक है यह आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है और यहीं से एक एक लाइन का क्वेश्चन उठा के आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका कारण क्या था, इसका नेतृत्व कौन जगह पे कौन व्यक्ति कर रहा था, एक क्वेश्चन बनता है। और परिचय तो उसमें प्रतीक क्या था और यही सिंबल वगैरह क्या था और कब स्टार्ट हुआ, यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होगा यह ऊपर के 3 पॉइंट से आएगा और नीचे वाला मेंस का टॉपिक है। तो जो लोग समझते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई अलग अलग होती है, वो थोड़ा समझ जाए कि जो बेसिक समझ होती है उसको पढ़ने के लिए प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई साथ ही होती है। यहाँ पे बने रहें, साथ में आपका दोनों कवर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर 1857 का विद्रोह का कारण क्या था। देखिए, इस टाइम हम देखते हैं 57 के टाइम में, 1857 के टाइम में तो भारतीयों में एक ज़बरदस्त गुस्सा है। एक गुस्सा का बहुत सारा कारण है। यह एक तो अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण है। इसके पहले हम देखते हैं तो यह इतने कानून बनाते हैं, इतने नियम बनाते हैं कि इनके नियम से भारत का लोग परेशान हो चुका है। और अब पहले तो जैसा हमने बताया कि पहले सिपाही विद्रोह लगता है, मतलब सिपाहियों के द्वारा किया गया। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं शुरुआत में कि देसी जो रजवाड़े थे वो भी साथ में आ गए, कुछ सामंत वर्ग थे वो भी आ गए, किसान आ गए, जो मिडिल क्लास लोग थे, व्यापारी थे, वो भी रिवोल्ट में शामिल होते हैं। हालांकि बाद में लोग पीछे हट गए, लेकिन शुरुआत में इस रिवोल्ट का नेचर कुछ ऐसा था कि लग रहा था कि 1 साल में अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाएगी और अंग्रेज़ों से भारतीय जीत जाएंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने दबा दिया और असफल हो गया। लेकिन असफलता में भी कुछ पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विद्रोह का नेचर क्या था, मतलब कारण क्या था इसके। तो एक जो हमने बताया, इसमें कुछ पॉलिसी जो हमने बताया, कुछ अंग्रेज़ों का नियम आया था। उसमें एक नियम था 1854 का डाकघर अधिनियम। देखिए, पहले होता था, वो अभी भी होता है, मिलिट्री वगैरह में देखेंगे कि बहुत फैसिलिटी वगैरह दी जाती है। तो उस समय जो सेना में पुलिस होता था, सेना या पुलिस जो होता था, उनको घर पे चिट्ठी भेजने के लिए, उसमें तो फ़ोन वगैरह था नहीं, घर पे चिट्ठी भेजने के लिए जो डाक फैसिलिटी थी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट था, उनसे पैसा पुलिस को नहीं लिया जाता था। लेकिन 1854 का जो एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि नहीं, अब आपका जो फ्री सर्विस था उसको काट दिया गया है, साथ में इनके और जो फैसिलिटी मिलते थे उनको कम कर दिया गया। तो पुलिस जो वर्ग था इससे काफ़ी नाराज़ था। लेकिन देखिए, नाराज़गी अलग चीज़ होती है और रिवोल्ट होना अलग चीज़ है। अभी नाराज़गी है, अभी हम रिवोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी घटनाएं हो रही है, लेकिन एक चरम पे पहुंचती है तब जाके रिवोल्ट होता है। तो अभी नाराज़गी है। 1854 में डाकघर अधिनियम आया तो सेना और पुलिस को जो डाक में इनको टैक्स लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया, तो इससे नाराज़गी बढ़ती है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ऐसा ही एक एक्ट आया 1856 में, यह जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था। देखिए, यह एक्ट में क्या था, भारत में हम देखे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा कि
कि भारत में जो धर्म है बहुत अंदर तक असर करता है लोगों को, आज भी करता है। और उस समय तो रूढ़िवादी सोसाइटी बहुत ज़्यादा थी, तो माना जाता था कि समुद्र पार करना मतलब धर्म के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करता है तो अपने धर्म के अगेंस्ट में जाता है। और इस एक्ट में कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना को, और सेना में कौन है, भारत के लोग हैं, भारतीय सेना को समुद्र पार भी ले जाया जा सकता है। मतलब समुद्र पार ले जाने का मतलब था कि ब्रिटेन की कॉलोनी जहाँ जहाँ है दुनिया में, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े सेना का, तो भारत सबसे बड़ा कॉलोनी था और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेना भी थी और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी था। तो अगर मानते हैं अमेरिका में कुछ करना है तो भारत से कुछ सैनिक ले जाएंगे और वहाँ पे डिप्यूट कर देंगे। तो कहा गया कि अगर दुनिया के किसी भी कॉलोनी में, जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनी है, ले जाना होगा तो हम भारत की सेना को लेके जाएंगे। और इस नियम से भारत की सेना के जो लोग थे उनको लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म में 7 समुंदर पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट का संकेत है। और अगर ब्रिटेन वाले हमको ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यह धर्म भ्रष्ट करने के सोच रहे हैं। तो ये इस एक्ट का कारण था, तो इससे भी थोड़ा निराशा थी। आगे हम थोड़ा राजनीतिक कारण देख लेते हैं। अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो उसी टाइम देखते हैं कि जो देसी रजवाड़े हैं, जो राजा हैं देसी रजवाड़े, ये भी इनके खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि इनकी एक हड़प नीति आती है, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। इनकी पॉलिसी आती है कि यह जो छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेते हैं। जैसे कि आपने देखा था अवध को ये बफर स्टेट बना लेंगे और बफर स्टेट बना के अवध का जो राज्य होगा उसमें अपना एक रेजिडेंट रख देंगे। इनका एक पुलिस कमांडर होगा जिसको रेजिडेंट कहते हैं, और वह दिन भर अवध के मतलब राजा के राज दरबार में रहेगा और एक जासूस की तरह काम करेगा। तो अब बताइए, अवध का जो राजा है वो स्वतंत्र तो रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बफर स्टेट था वो भी इनसे नाराज़ है। जो बड़े राजा था उनको भी डर था कि कब ये कोलैप्स कर लेंगे, और जो छोटे राजा थे उनको तो ये अपने कब्जा में ले ही लिए थे। ठीक है। दूसरा, कुछ जो स्टेट बचे हैं उनसे सहायक संधि कर लेते हैं, उनसे ट्रीटी कर लेते हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ, मित्र बन जाओ, अगर तुम मित्र नहीं बनोगे तो हम तुमको हड़प लेंगे। तो रजवाड़ा जो भी है, जो भी राजघराना है, उनको एक तरीके से डर है कि या तो हड़प सकते हैं, या तो ये बफर स्टेट हमको बना सकते हैं, और नहीं तो ये हमसे मतलब किसी तरह बार्गेनिंग कर सकते हैं। तीसरा कारण सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यापगत का सिद्धांत, और इसी को कहते हैं हड़प नीति। देखिए, यह जितना नियम बनता है ना, सारा बनाएगा डलहौजी। यह आता है डलहौजी के टाइम में। चलिए इसको बता देता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में है कि अगर किसी भी राजा के पास, मानते हैं राजा मर गए, उस समय तो लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी, तो राजा लोगों के मरने की चांस ज़्यादा होती थी। लड़ाई होगा तो कोई भी जाएगा रणभूमि में मरेगा। तो राजा अगर मानते हैं मर गए और उनका कोई वारिस नहीं है, बहुत जगह ऐसा होता था कि उनका वारिस नहीं है, तो दूसरा कोई राजा बनता था। राज दरबार के जो लोग जिसको चुन दे वो राजा बनता था, चाहे भतीजा बनता था या भाई बनता था, जो भी बनता था। लेकिन इसमें नियम लगाया गया कि ये राजा है, मर गया, इसका कोई पुत्र नहीं है, मतलब कोई वारिस नहीं है, तो इसको हम, इस राज्य को हम अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लेंगे, और इस राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो इसी के तहत आप देखेंगे झांसी का विलय होगा, आगे हम देखेंगे उसको। तो यह बहुत ख़राब नियम था कि एक तो राजा मर गया, राजा का मानते हैं बेटा अगर माइनर है, 18 साल से नीचे है, अल्पवयस्क है, तो उस राज्य को ज़बरदस्ती अंग्रेज अपने में मिला लेते थे, और यही कहानी झांसी में होगी, इसीलिए देखेंगे रिवोल्ट होगा। तो यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके तहत इस समय बहुत सारे राजा को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं। यह इससे भी राजा लोगों में एक गुस्सा का मतलब एक असर था। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आर्थिक कारण भी था। देखिए, किसी भी रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं।
हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण हम देखेंगे तो इस समय अंग्रेज इतना शोषण कर रहे हैं, इनका ज़्यादा इतना शोषण कर रहे हैं कि किसानों में देखते हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। जो शिल्पकार हैं, जो कारीगरी करते हैं, जो शिल्पकार हैं, इनको ये एडवांस पैसा नहीं दे रहा है। हमने जब डच पढ़ा था तो बताया था कि डच एडवांस पैसा देते थे और उनकी जो पॉलिसी थी बहुत लिबरल थी। लेकिन अब इंग्लिश आ गए हैं, अंग्रेज़ आ गए हैं, ये बहुत शोषण करेंगे, ये माल ले लेंगे, उसके बाद भी बहुत बार पैसा नहीं देंगे, और पैसा भी देंगे तो रेट कम करके, मतलब ये हर तरीके से जो शिल्पी हैं उनको शोषण करेंगे। तो इससे बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हम देखेंगे इसी समय कि एग्रीकल्चर जो है इसका वाणिज्यीकरण होगा, मतलब कमर्शियलाइजेशन होगा। इसी टाइम में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होगा, और इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल फसल उगा रहे थे भारतीय, वो ट्रेडिशनल फसल पे फोकस इनका कम होगा, अंग्रेज़ों का, और ये फोर्स करेंगे कि आप नकदी फसल को उगाइए, जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया, इन सब फसल को उगाइए कि उससे पैसा मिलेगा, और इससे इन लोगों का व्यापार बढ़ता था। ठीक है, तो ये सब आर्थिक कारण था, और इससे देखेंगे कि लोगों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, इन लोगों ने कुछ ऐसा पॉलिसी लाया है जिससे समाज में और ज़्यादा रिवोल्ट हो गया है। हमने कल के वीडियो में देखा था, ये सती प्रथा लाए हैं। सती प्रथा कानून बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों में इसके खिलाफ रोष है। लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे धर्म के सपोर्ट में है, और सती प्रथा पे ये नियम बना देते हैं 1829 में, तो लोगों को लगता है कि ये हमारे कहीं ना कहीं धर्म में ये इंटरफेयर कर रहे हैं। इससे भी जो ट्रेडिशनल लोग हैं इसके खिलाफ हैं। ये विधवा विवाह, इस पर भी ये कानून बनाते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, और ये भी जो भी ट्रेडिशनल लोग हैं इन दोनों चीज़ का विरोध करते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ अच्छा है, लेकिन ये लोग उसका विरोध करते हैं। अब देखिए यहीं पे अंतर आता है। जो भी कैम्ब्रिज फिलोसफर हैं, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो भी हैं, वो अगर अपना हिस्ट्री लिखते हैं तो इन दोनों पॉइंट पे फोकस करते हैं, और ये बोलते हैं कि अंग्रेज़ आए तो सोसाइटी में चेंज लाए, ये दोनों रूल बहुत ख़राब था, अंग्रेज़ आए तो इसको हटाए, सोसाइटी में बदलाव लाए, और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाए इंडिया के बारे में। लेकिन जब नेशनल अप्रोच वाले हिस्टोरियन लिखते हैं तो वो लिखते हैं जो राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, उनको वरीयता देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच का लेके मार्क्सिस्ट अप्रोच को लेकर चलेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज फिलोसफर का भी स्टेटमेंट देख लेंगे, और नेशनल फिलोसफर का भी अप्रोच देख लेंगे, और हम अपना एक बेसिक अप्रोच बनाएंगे जो यूपीएससी या बीपीएससी डिमांड करती है, जिसमें दोनों अप्रोच शामिल हो, और बीच का रास्ता निकाल के हम अपना एक कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो ये सारे कारण हम लिखेंगे कि लास्ट में अपना कंक्लूजन हम देंगे, तो सारे जो फैक्ट एंड फिगर हैं उसको फुलफिल करेगा। सोसाइटी में यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि ईसाई भी आ गई हैं, ईसाई मिशनरी भी आ गई हैं, और ये जो मिशनरी हैं ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद वेलफेयर नहीं है, इनका मकसद है धर्मांतरण करना। तो भारत के लोगों में ये भी लग रहा है कि मिशनरी आके हमारे अंडर कहीं ना कहीं एक हमारे सोसाइटी में इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और ये हमारे सोसाइटी को दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमने रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ा था कि हिंदू धर्म में सुधार हो रहा है, इसको देख के मुसलमान अपना धर्म में सुधार कर रहे हैं, पंजाबी भी अपने धर्म में सुधार कर रहे हैं। तो एक तरह तरह की जो है हर तरीके से घटनाएं चल रही हैं, और भारत में उसमें हम देखेंगे हर पॉइंट पे लोगों में कहीं ना कहीं एक भारी विरोध है अंग्रेज़ों के प्रति। और सबसे बड़ा, इतना तो विद्रोह है ही, लेकिन सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण बनेगा, वो बनेगा सैनिक विद्रोह। और क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से आता है। सैनिक विद्रोह यह तात्कालिक कारण है। देखिए आप अगर मेंस का आंसर लिखेंगे तो सारा कारण ऊपर लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे तात्कालिक कारण, और यहाँ से अपना फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखिए इसका मतलब था धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। पूरा चीज़ उस समय धर्म के इर्द गिर्द चल रहा है और यही मुख्य कारण रहता है 1857 के विद्रोह का। उस समय अगर आप ब्रिटिश सेना में जो भारतीय होते थे उनके पास एक राइफल होता था जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। पहले यही होता था। देखिए इस नाम को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। पहले ब्राउन बेस इनके पास राइफल होता था, लेकिन 1800 दिसंबर 1856 में अंग्रेज़ों ने इसको चेंज कर दिया और इसके जगह पे कौन सा लाया, उसका नाम था रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड राइफल। देखिए आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जाता है। तो जैसे कि राइफल में होता है कि आप ट्रिगर दबाएंगे और गोली आगे निकलेगी, ये सिंपल था। लेकिन इसमें था जो नया वाला रॉयल इनफील्ड राइफल आया, इसमें था कि जो ट्रिगर दबाने से पहले जो बंदूक में गोली को डाला जाता था तो उसको दांत से, जो गोली होती थी उसको दांत से खींचना पड़ता था और दांत से खींचने के बाद उसके बाद उसमें बंदूक में डाला जाता, राइफल में डाला जाता था। और इसमें एक अफवाह फैली कि जो गोली है उसमें सूअर और गाय के मांस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यह हिंदू धर्म में सूअर और गाय दोनों को नहीं खाया जाता, अमूमन लोग नहीं खाता। तो अब जो लोग धर्म को मानते थे उनको लगा कि अरे ये तो हमारे धर्म के साथ मजाक हो गया, खिलवाड़ हो गया। और ये बहुत, अभी भी देखिए अगर ऐसी अफवाह अभी भी फैल जाए तो देश में क्रांति हो सकती है। तो सोचिए उस समय का सोसाइटी है और कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, लोगों में अफवाह फैला। और अफवाह के बाद हम देखते हैं ये उस घटना थी, पहले से लोग त्रस्त थे, लेकिन यह जो घटना हुई, जो तात्कालिक घटना, यह जनवरी 1857 में एक विद्रोह का रूप लेती है और विद्रोह यहीं से स्टार्ट होगा। और हम देखते हैं कि अब यह जो पहले से घटनाएं हो रही थी लेकिन लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट क्रॉस होती है और यहाँ से रिवोल्ट शुरू होगा। तब चलिए हम रिवोल्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिवोल्ट स्टार्ट करने में सबसे पहला नाम आता है आपका मंगल पांडे को। ये है कहाँ पे, कहाँ के हैं, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है। ये बलिया के रहने वाले हैं, बलिया यूपी में है, बिहार और यूपी के बॉर्डर का स्टेट है, बलिया यूपी में पड़ता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। ये मंगल पांडे क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके दिमाग पे इस घटना का प्रभाव पड़ता है और यह बैरकपुर छावनी में रह रहे हैं। एक पुलिस के जवान हैं और 34वीं बंगाल नेटिव के पुलिस हैं। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने नंबर के नेटिव के पुलिस हैं, 34वीं 36वीं 38वीं ऐसे कुछ ऑप्शन आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए इस टॉपिक से ना यही सब फैक्चुअल डिटेल क्वेश्चन में आता है, बहुत आसान होता है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो एकदम 2 से 3 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा। बैरकपुर छावनी में रहते हैं, 34वीं बंगाल नेटिव के पुलिस हैं। हर रेजिमेंट होता है जो अभी वो नेटिव होता था उस समय, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये क्या करते हैं कि 29 मार्च को 1857 की घटना है, 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में कुछ पुलिस ने मतलब विद्रोह की शुरुआत की। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे क्या करते हैं, 2 अधिकारी रहते हैं, मतलब 2 ऑफिसर रहते हैं ब्रिटिश के। एक का नाम है सार्जेंट ह्यूसन और दूसरा का नाम है लेफ्टिनेंट
बाग, इन दोनों पे गोली चलाते हैं और लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, एक बैरक में पुलिस कुछ रिवोल्ट करते हैं और 2 अधिकारी पे गोली चलाते हैं और एक लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है, ये कितनी बड़ी घटना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मंगल पांडे को पकड़ा जाएगा और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी, और मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो जाएगी। इनकी शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा 2-4 फैक्ट है याद रखेंगे। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन इनके साथ जो लोग रहेंगे, जो भी सैनिक इनके साथ रहेंगे, इनके साथ के 85 सैनिक जो होंगे, इनको पकड़ के 10 साल का सज़ा दे दिया जाएगा। अब यह घटना और रेजिमेंट में पहुंचेगी, भारत के और हिस्सों में पहुंचेगी, तो इसके बाद रिवोल्ट होगा, और यही जो रिवोल्ट होगा 1857 के रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण होगा। इसके बाद क्या होगा कि 10 मई को यह घटना मेरठ में पहुंचेगी, और मेरठ के सिपाहियों ने एक रिवोल्ट करेंगे, और रिवोल्ट करके ये जो 85 सैनिक थे जिनको 10 साल का सज़ा दिया गया था, इनको तो जेल से छुड़ा लेंगे, लेकिन अब ये सोचेंगे हम तो अब जेल तोड़ दिए हैं, रिवोल्ट कर दिए हैं, अब तो आंदोलन होना है, तो अब आंदोलन के लिए एक नेतृत्व चाहिए, एक नेता चाहिए, एक संगठन चाहिए। तो इन जितने भी पुलिस वाले हैं इनके बीच तो कोई नेता है नहीं, तो अब ये सोच रहे हैं कि किसको नेता चुना जाए। तो 11 मई को ये पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली में कौन है शासक? दिल्ली में देख रहे हैं बहादुर शाह जफर है, या बहादुर शाह द्वितीय है, ठीक है। हालांकि ये कमज़ोर हो गया है, लेकिन कितना भी है तो मुगलिया सल्तनत तो इसी के पास है। अभी राज कमज़ोर हो गया है, बहुत कम नियंत्रण है, लेकिन राजा तो है। तो बहादुर शाह जफ़र को ये अपना नेतृत्व सौंपेंगे, और बहादुर शाह जफ़र नेतृत्व संभालेगा, और यहीं से अब दिल्ली से इस जो सिपाही विद्रोह है इसका शुरुआत शुरू हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं जो यह 1857 का विद्रोह था, इसका सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था। तो इसका सिंबल है कमल और रोटी। देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र आंदोलन को लीड कर रहा है, लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ी कमी है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको लीड नहीं किया जा रहा है। हर जगह इसका लोग समर्थन करेगा, लेकिन हर जगह लोग बिखरा हुआ है, इसका ऑर्गेनाइज स्वरूप नहीं है, और यही इस विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी होगा। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र है। आगे हम देखते हैं झांसी में, देखेंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई है। इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। झांसी में ये क्या कर रही हैं, तो यहाँ पे है लक्ष्मीबाई, और इनके बारे में कुछ फैक्ट पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुआ था, बनारस में। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जो अभी मूवी बना है इन पे। इनके जो पति थे, इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और देखिए, इनके जो पति हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो लक्ष्मीबाई का एक छोटा सा बेटा होगा, जो अभी राजा बनने के लायक नहीं है, अल्पवयस्क, जैसे मैंने ऊपर में बताया था, माइनर बच्चा है। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि झांसी को मिला लेंगे ये ब्रिटिश में, और 1853 में देखेंगे, 1853 में तो झांसी का विलय हो जाएगा। यह डेट याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो झांसी का विलय हो जाएगा 1853 में। तो अब कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई को एक नाराज़गी रहेगी, और यही नाराज़गी जब 1857 का विद्रोह होगा
तो वह नाराज़गी फूट पड़ेगी और यह रिवोल्ट करेंगी। तो यह झांसी में 1857 को लीड कर रही है। और इनके खिलाफ में अंग्रेज़ कौन है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह है ह्यूरोज। ह्यूरोज के खिलाफ एंड लक्ष्मीबाई, दोनों में लड़ाई होता है। लक्ष्मीबाई इसमें हार जाएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत जाएगी। लेकिन हारने के बाद जब ये ह्यूरोज का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा फेमस है और एग्ज़ाम में आता है, ह्यूरोज अपना एक स्टेटमेंट लिखता है कि भारतीय भारतीय यहाँ फौज नहीं हुए हैं, विद्रोही होगा। भारतीय विद्रोहियों में मतलब उस समय के टाइम में जितने भारतीय विद्रोह कर रहे हैं उनमें मरने के बाद क्या स्टेटमेंट है, यहाँ सोई हुई औरत अकेले मर्द है। और यह स्टेटमेंट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो यह स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। और स्टेटमेंट किसका है, तो यह ह्यूरोज का स्टेटमेंट है। ठीक है, यह कुछ पॉइंट जो फैक्चुअल है यहाँ से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से लड़ते हुए मर जाएंगी और अंतिम लड़ाई इनका हीरोज के साथ होगा। हालांकि बहुत वीरता से लड़ेंगी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का वहाँ पे मतलब मौत हो जाएगा और ये लास्ट में स्टेटमेंट होगा। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा लखनऊ में कौन सा नेतृत्व कर रहा लड़ाई का। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे है बेगम ऑफ अवध, या इनका एक और नाम है हजरत महल। देखिए इस टॉपिक में यह पूछा जाता है कि अमुक स्थान से कौन नेतृत्व कर रहा था। यह एग्ज़ाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा शहर का नाम और जो वहाँ पे लीड कर रहा था इसका नाम याद रखेंगे। और सबसे फेमस इसमें है, एक है कुंवर सिंह, जिसके बारे में आपको सबको पता होगा क्योंकि आपने बिहार स्पेशल पढ़ लिया कुंवर सिंह के बारे में। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं आपको। कुंवर सिंह आरा से लीड कर रहे हैं और यह क्वेश्चन तो बीपीएससी में मतलब कई बार पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया होगा। आरा से लड़ रहे हैं और अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी है उसमें इनकी भी ज़मींदारी चली जा रही है और यह इनको भी गुस्सा है क्योंकि जो पॉलिसी है उसमें उस पॉलिसी के तहत कुंवर सिंह की ज़मींदारी छीन ली गई थी। तो इनको भी उस गुस्सा का बदला लेने के लिए 1857 एक बेहतर मिल गया था पॉइंट। 26 अप्रैल, यह डेट याद रखेंगे, पूछा जाता है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए एक कानपुर जाते हैं, कल्पी जाते हैं, ये सब कैसे कैसे आप लड़ाई लड़ते हैं आपने बिहार हिस्ट्री में पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं यहाँ पे शॉर्ट करके निकल जाता हूँ क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है। बाद में जब ये मर जाते हैं तो इनके नेतृत्व जो लड़ाई था उसको आगे बढ़ाते हैं इनके भाई रहते हैं अमर सिंह, वो इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और ये कुंवर सिंह का थोड़ा सा आरा में हो गया। पटना में एक है पीर अली, पटना में पीर अली हैं, ये भी बिहार हिस्ट्री में डिटेल में बताया गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनको डिटेल में एक किताब की दुकान चलाते हैं और पटना में 1857 के विद्रोह को लीड करते हैं और यहाँ से बीपीएससी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ और टॉपिक है जो देखिए अब हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जो सेंटर था, विद्रोह का केंद्र था और कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। बैरकपुर में कौन था? बैरकपुर छावनी में यहाँ पे है मंगल पांडे, ये तो सबको याद ही होगा।
दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह जफर। लखनऊ की बात करें तो बेगम ऑफ अवध या हजरत महल कह सकते हैं। कानपुर की बात करें तो कानपुर में है नाना साहेब, और इनके कमांडर हैं तात्या टोपे। ठीक है, और तात्या टोपे का बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग, और यह एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया तो थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। झांसी में लक्ष्मीबाई खुद हैं, और इलाहाबाद यहाँ पे लियाकत अली है। लियाकत अली यहाँ पे रीड कर रहे हैं। जगदीशपुर यहाँ पे तो कुंवर सिंह है, और इनके भाई साथ में है अमर सिंह। इनके मरने के बाद वो रीड करते हैं, लेकिन जब तक ये जिंदा इनको असिस्ट कर रहे हैं साथ में। फैज़ाबाद वाला एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, फैज़ाबाद। यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, और इनको कहा जाता है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब ब्रिटिशर्स के एक कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। कट्टर दुश्मन इनको कंपनी मानती है, और इनके गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया था। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसको अपना कट्टर दुश्मन मानती थी, तो वहाँ पे आप आंसर मारेंगे मौलवी अहमदुल्ला को। यह है फैज़ाबाद में। बरेली में लड़ते हैं खान बहादुर खान। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर जगह नेतृत्व बदल जा रहा है, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी है कि एक नेतृत्व नहीं है। बैरकपुर में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, लखनऊ में कोई और है, कानपुर में कोई और है, और इन सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खूबी देखिए कि इसमें जितना हिंदू पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ही मुस्लिम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब एरिया देखिए, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान। मतलब यह जो रिवोल्ट है 1857 का विद्रोह, यह मुस्लिम और हिंदू दोनों की एकता का रिवोल्ट है। इसको हम आगे देखेंगे, और इसका प्रभाव नेशनल हिस्ट्री पे आगे नेशनलिज्म जब मतलब राष्ट्रवाद की जब संकल्पना स्टार्ट होगी, एक नेशनलिज्म की जब भावना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको देखिए, ये सब पॉइंट आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तो मेंस के आंसर लिखने में आपको फ़ायदा मिलता है। और ये जो फैक्ट है शहर के साथ कौन वहाँ पे रीड कर रहा था, या प्रीलिम्स का टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा एक दो फैक्ट इसमें और पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि जब यह आंदोलन हो रहा था 1857 का, तो उस समय एक कवि हैं जो अपनी रचना में इसका जिक्र करते हैं। उस कवि का नाम क्या है? तो उस कवि का नाम है गालिब। और गालिब का शेर तो शायद सबने सुना होगा, और ये गालिब है कहाँ के? तो आगरा के हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, असम के बारे में। असम में कौन इसको लीड कर रहा है? असम में इसको लीड कर रहा है दीवान मनीराम दत्त। देखिए यह आंदोलन असम तक भी फैला हुआ है, और यह इतना प्रभावी रहा आंदोलन कि इससे जो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल है, और लॉर्ड कैनिंग क्या करता है कि मुख्यालय वहाँ, देखिए यह कहाँ तक फैला है? दिल्ली से लेके, अगर हम मुख्यतः इसकी बात करें, दिल्ली, यूपी, बिहार और बंगाल,
इन 4 एरिया में मुख्यतः फैला है, एमपी में भी है, लेकिन अगर हम मेजर बात करें तो यहाँ पे फैला हुआ है। तो अब लॉर्ड कैनिंग क्या करेगा कि इसको दबाने के लिए इन सबके सेंटर में कौन पड़ रहा है, कौन जगह पड़ेगा सबके सेंटर में? इलाहाबाद। इलाहाबाद बीच में पड़ेगा और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाएगा, मतलब इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाएगा, लॉर्ड कैनिंग बनाएगा। इस समय लॉर्ड कैनिंग है। देखिए आप याद रखेंगे, इस आंदोलन रिवोल्ट के शुरू होने के पहले जितने पॉलिसी आई थी वो डाकघर वाला एक्ट आया था या सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट आया था जो 7 समुंदर पार जाने की बात कर रहा था, तो वो सारे एक्ट लाता है डलहौजी। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था उसको भी लाएगा डलहौजी, मतलब जितने पॉलिसी लाएगा डलहौजी। और 56 में ये बेचारा चला जाएगा और इसके बाद रिवोल्ट शुरू होगा तो इस समय रहता लॉर्ड कैनिंग, मतलब किया धरा है डलहौजी का और रिवोल्ट के समय रहेगा कैनिंग। तो ये सब थोड़ा याद रखेंगे यहाँ पे कि जितना एक्ट आया किसके टाइम में आया, तो ज़्यादातर के एक्ट की बात करें तो वह आया है डलहौजी के टाइम में, हालांकि 1-2 कैनिंग के भी टाइम में आया है, लेकिन ज़्यादातर डलहौजी के टाइम में आया है और उसका प्रभाव दिखता है कैनिंग में, क्योंकि 56 में कैनिंग आता है और 57 में विद्रोह हो जाता है। तो आपातकालीन मुख्यालय बनाएगा इलाहाबाद, क्योंकि वहाँ से इन सारे जगह को नियंत्रित किया जा सके। और एक ये भी पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था पाल्मस्टर्न। पाल्मस्टर्न वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, आप उसको याद रखेंगे। देखिए यही सब छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम में आते हैं। अब 1857 का जो विद्रोह है, झांसी में, असम में, बरेली में, फैज़ाबाद में, जगदीशपुर में, दिल्ली में, हर जगह अपने अपने स्टाइल से लड़ा जा रहा है। लेकिन विद्रोह का स्वरूप क्या है, आखिर ये किस तरीके से लड़ा जा रहा है, हम इसको भी देखेंगे। अगर हम देखें विद्रोह का नेचर क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब शुरुआत होता है विद्रोह तो वहाँ पे सिपाही, किसान, जो राजा हैं, जो शिल्प वर्ग है, जो व्यापारी हैं, सब एक शामिल होते हैं, कलेक्टिव आते हैं साथ में। लेकिन शुरुआत में तो जैसा हमने बताया कि ऐसा लगा कि अगर 1 साल यह विद्रोह चला तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और यह देखा गया कि कुछ रजवाड़े ब्रिटिशर्स के समर्थन में चले गए, जो पढ़े लिखे वर्ग था वह न्यूट्रल रहा, तो यह दमन हो गया, विद्रोह का दमन कर दिया गया, मतलब असफल विद्रोह रहा। लेकिन इसके नेचर में हम देखें तो जो विद्वान लोग हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उसमें 2 अपना अपना वो लोग थ्योरी देते हैं। एक हिस्टोरियन कहते हैं कि यह एक ऐसा विद्रोह था जो अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह था। 1857 का जो रिवोल्ट था वह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था और सबसे बड़ा विद्रोह था। इनका अपना मानना है कि इसमें सारे लोग शामिल थे और ऐसा मतलब विद्रोह अब तक कभी नहीं देखा गया। तो यह अपने आप में यह यूनिक फीचर था, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और भारत के पूरे हिस्से में फैला हुआ था। हालांकि दक्षिण में इसका प्रभाव कम था, असम तक था, इधर बंगाल था ही, बिहार था, दिल्ली था ही और मध्य प्रांत वगैरह था, लेकिन साउथ इंडिया में इसका प्रभाव कम था। लेकिन कहीं कहीं एविडेंस देखने को मिलता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि यह एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसके पहले ऐसा चरित्र नहीं देखा गया था। हालांकि वाकई बात ये सही है, ऐसा विद्रोह भारत में पहले नहीं देखा गया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वह विद्रोह तो ज़रूर है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के आधार पे हम नहीं कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए यह मेंस का डिबेट का टॉपिक है कि कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है और क्वेश्चन इस पर बनता है। तो आप दोनों पॉइंट को समझ रहे हैं। तो हम तो अब तक समझ लिए कि जो लोग मानता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था उनका क्या अपना मत है, लेकिन कुछ लोग मानता है कि नहीं ऐसा नहीं था, उनका अपना तर्क है। देखिए तर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें दोनों तर्क बहुत ही सही हैं। इन लोगों का मानना है कि इस समय का जो भारत है यह जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब में बटा हुआ है और यह जब तक आप इस सब चीज़ों में बटे रहते हैं
आपको एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी, और आपको नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी तो आप एक नेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसमें लोग लड़ाई तो लड़ रहा है, अवध की महारानी भी लड़ रही है, झांसी भी लड़ रही है, दिल्ली के भी शासक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सैनिक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सबका अपना निहित हित है। सैनिक लड़ रहे हैं, इनकी सैलरी को कम किया गया है, इनके जो डाक वाली जो एक्ट आया था इससे कमज़ोर हो गए थे, इनके जो समुद्र पार भेजने की पॉलिसी थी इससे खराब इनको बुरा लगा था। दिल्ली के जो शासक हैं कमज़ोर हो गए हैं, इनका अपना खुन्नस है, झांसी का विलय हो गया है, इनका अपना खुन्नस है। तो ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे वीर कुंवर सिंह का देखते हैं, इनकी ज़मींदारी चली गई अंग्रेज़ों के पास। तो जितने भी लोग इसमें लड़ रहे हैं सबका अपना खुन्नस है। ये एक नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने अपने छोटे छोटे राज्य के लिए लड़ रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं कह सकते कि यह एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। ठीक है, देखिए लॉजिक दोनों अपने अपने जगह सही है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि फिर आंसर क्या लिखेंगे। इसमें आंसर लिखने में सबसे बढ़िया है कि देखिए यह 1857 का विद्रोह तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम नेशनलिज्म के तौर पे इसको देखते हैं तो यह बात सही है कि नेशनलिज्म की शुरुआत उस समय, नेशनलिज्म अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम इतना कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की शुरुआत भारत में, अब इस विद्रोह को देख कर लग रहा है कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसका प्रभाव कम दिखता है, लेकिन नेशनलिज्म की शुरुआत से हम मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें लिखेंगे कि 1857 का विद्रोह था, इसके पहले इस टाइप का कोई विद्रोह नहीं देखा गया जो कि पूरे भारत में लोगों को एकजुट करने का काम करे। और दूसरा बात जो हमने बताया था ऊपर में, यह सबसे बड़ी इसमें खूबी रही कि जितने हिंदू इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही तन्मयता से मुसलमान भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बताया था मैंने पटना में पीर अली हैं, फैज़ाबाद में हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें यूनिक बात है कि हिंदू मुसलमान के साथ साथ इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यह इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी खूबी है। और साथ में हम इन सब चीज़ों को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना की देश में कमी है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को देख के हम एक कंक्लूजन बनाएंगे और हम कहेंगे कि समय के हिसाब से देख के हमें लग सकता है कि भले ही यह भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम नहीं है, पहली लड़ाई नहीं है, लेकिन अर्धराष्ट्रीय विद्रोह तो कहाँ ही जा सकता है। मतलब पूरा नेशनल विद्रोह नहीं कहा जा सकता है, तो आधा नेशनल विद्रोह तो इसको कहाँ ही जा सकता है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग की शुरुआत तो यहाँ से हो गई है। सब लोग अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राज्य से ही तो नेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके फैमिली से होती है। तो ये राज्य के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में इनका अपना महत्व है। तो ये बीच का एक रास्ता निकालेंगे और अपना एक कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, तो ये रहा कि रिवोल्ट का क्या प्रभाव था। अब देखते हैं कि रिवोल्ट असफल हो गया, तो असफलता के कारण क्या है। यह मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मेंस के टॉपिक पूछे जाते हैं कि आखिर असफलता के कारण क्या था। तो 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि संगठनात्मक कमजोरी, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था इनके पास। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि दिल्ली के राजा हैं तो वो अपना नियंत्रण खुद कर रहे हैं, कानपुर वाले अपना नियंत्रण कर रहे हैं, अवध है बेगम की लखनऊ की बेगम है, वो अपना नियंत्रण अपने हिसाब से कर रही है, झांसी में अपना चल रहा है, बिहार में अपना चल रहा है। मतलब इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन नहीं है और संगठन की कमजोरी है। दूसरा अगर बात करें तो लीडरशिप की कमी है, नेता की कमी है। यहाँ पे नेता नहीं, यहाँ पे नेतृत्व लिखिए, नेतृत्व की कमी। देखिए कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरीक़े से जानते हैं कि यहाँ पे जो बैठेगा सबसे टॉप लीडर होगा, उसके बाद जो बैठेगा वो यहाँ पे लीडर होगा, और नीचे में और एक स्ट्रक्चर होता है
और नीचे में और लोग काम करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इस रिवोल्ट में हमने देखा कि जो ऊपर थे अगर इनकी मृत्यु हो गई या अगर इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया तो ये नीचे के जो लोग थे ये लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थे उस समय। मतलब इनको हम कह सकते हैं कि सेकेंड रो में जो लीडरशिप था या सेकेंड रो में जो लीडरशिप था वह लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और आप देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है जो टॉप पे बैठा हो हमेशा वहीं लीड करे, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, अचानक कुछ हो सकता है। तो अगर यह व्यक्ति किसी भी कारण से एब्सेंट हो तो जो नीचे के लोग होते हैं सेकंड रो में जो भी लीडरशिप संभालते हैं उनको अपना मेन रोल में आना चाहिए और इसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ बेटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो करता है। लेकिन हम इस रिपोर्ट में देखते हैं कि अगर फर्स्ट रो में अब जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई लड़ रही है, उनके बाद हम पूछे कि कौन था, आप नहीं बता सकते हैं और एक ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट कोई था ही नहीं। तो अगर लक्ष्मीबाई की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी तो झांसी में कोई नहीं है कि उनके कमान को संभाले, पूरा झांसी अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा। और ये भी सबसे बड़ी नेतृत्व की कमी जो है यह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तीसरा अगर बात करें तो पढ़े लिखे लोग तटस्थ थे। पढ़े लिखे जो लोग थे वो न्यूट्रल रहे यहाँ पे। देखिए कभी भी आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा या रैली निकालना हो कुछ भी हो तो वहाँ पे पढ़ा लिखा लोग नहीं जाता है। पढ़ा लिखा लोग बहुत होशियार होता है, बैठ के दिमाग लगाएगा, लेकिन फिजिकल काम उससे कम होता है। आप देखते होंगे जितना अभी मूवमेंट वगैरह होता है, नेता लोग का भाषण सुनने जितना भीड़ जाता है उसमें कोई आप कभी जाते हैं? नहीं जाते होंगे, आपको पता है। तो पढ़े लिखे लोग ये भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। तो जो आंदोलन हुआ, आंदोलन नहीं जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में भी पढ़े लिखे लोगों ने अपनी एक न्यूट्रलिटी बनाए रखी। वो ना अंग्रेज़ों के साथ थे और ना भारतीयों के साथ थे, तो एक कहीं नहीं थे। तो एक जो बल मिलना था भारतीयों को वो बल नहीं मिला। तो ये सब रीज़न था। दूसरा रीज़न की बात करें तो शुरुआत में जो रजवाड़ा था, रजवाड़ा शुरुआत में तो मदद किया, लेकिन बाद में कुछ रजवाड़े थे, देखिए कुछ दो गुट बन गया था इनमें। कुछ रजवाड़े भारतीयों के साथ थे और कुछ जो रजवाड़े थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। और इसमें एक है जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, उनमें एक आता है ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा पटियाला के राजा हैं, भोपाल के राजा हैं। ये लोग जो हैं अंग्रेज़ों के साथ दिए। और इसी टाइम में कैनिंग एक स्टेटमेंट देता है। कैनिंग बोलता है कि तूफानों में तरंग रोधक का काम किया। इन राजाओं के बारे में कैनिंग बोलता है कि यह जो तूफान आया था उसमें तरंग रोधक के काम इन्होंने किया, मतलब हम लोगों ने इन्हें बचाया। कैनिंग का स्टेटमेंट है कि अगर ये सब राजा अंग्रेज़ों को समर्थन नहीं देते, ये उल्टे अगर भारतीयों को समर्थन कर देते तो ब्रिटिश सत्ता उसी टाइम में भारत से चली गई होती। लेकिन इन राजाओं ने समर्थन दिया जिससे इनकी शक्ति को बल मिला। तो यह स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, कैनिंग के बारे में यह पूछा जाता है और स्पेशली ग्वालियर के सिंधिया के संदर्भ में कहा गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा मदद किया था अंग्रेज़ों को। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं विद्रोह जब हो गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव भारतीयों पर क्या पड़ेगा और इसका प्रभाव अंग्रेज़ों पर क्या पड़ेगा। तो अगर हम विद्रोह का बात करें तो भारतीयों पर इसका प्रभाव मैंने ऊपर में ही बताया कि इन हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। हिंदू जहाँ लीड कर रहे हैं, मुसलमान भी लीड कर रहे हैं, तो लोगों में लगा कि अगर हम दोनों एकजुट हो गए तो हमारे एकजुट होने से ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो जाएंगे और हम जीत सकते हैं। दूसरा, इससे क्रांतिकारी आंदोलन जो है
क्रांतिकारी आंदोलन को लीड मिला और एक इंस्पिरेशन की भावना जगी लोगों में कि एक हम मतलब रिवोल्ट करेंगे। तो यह थोड़ा सा, अब जैसे देखिए भगत सिंह आएंगे, तो भगत सिंह के आने के बाद लोगों में क्रांतिकारी की भावना जगेगी। और इसी के टाइम, इसके बाद आप देखेंगे जो गदर मूवमेंट था इसी से प्रभावित था। गदर आंदोलन हम पढ़ेंगे 1813-14 में जो होगा, तो गदर आंदोलन इसी 1857 के विद्रोह से बहुत प्रभावित रहेगा। साथ में अब लोगों को लगा कि देखो भाई, अकेले काम नहीं किया जा सकता है, एक संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन की ज़रूरत होगी। और अभी आप इसके बाद देखेंगे कि लगातार संगठन बनेंगे और कुछ दिन बाद हम पढ़ेंगे कि 1885 में कांग्रेस का भी गठन हो जाएगा। तो एक संगठन के लोगों को ज़रूरत हुई, लोग यूनाइट हो रहे हैं। साथ में ब्रिटिशर्स भी अपना कुछ बदलाव करेंगे, ये भी कुछ रिफॉर्म करेंगे। तो इनमें क्या बदलाव होगा, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि अब यह 1858 का एक्ट लाएंगे और इस एक्ट में कहा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार अब भारत में अपना विस्तार नहीं करेगी। ये लोगों को एश्योरेंस दिया जाएगा, जो छोटे छोटे राजा हैं उनको एक एश्योरेंस दिया जाएगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके राज्य को हड़पा नहीं जाएगा। अब ब्रिटिश जो कंपनी है, जो सरकार बन गई है, अब वह एक्सपेंशन नहीं करेगी। और अब जो कंपनी शासन कर रही है, अब कंपनी के जगह पे अब शासन होगा क्राउन का। और क्राउन कौन है, रानी का, रानी का शासन होगा। अब रानी का शासन होगा तो ब्रिटेन से इसको कमांड रानी खुद करेंगी। और मतलब अब जो पहले जो पॉलिसी अपनाई गई थी, अब वैसी पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। अब लोगों को एक एश्योरेंस दिया गया कि रानी का शासन होगा, डेमोक्रेसी की बात होगी, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन कहने की बात है, चीज़ें वहीं चलेगी, बस एक कहने की बात है, वैसा कुछ नहीं होगा। बस क्राउन का शासन होगा और एक्सपेंशन अब नहीं होगा। तो अब क्राउन का शासन होगा तो इसमें बदलाव होगा, क्योंकि पहले तो कंपनी के शासन था, अब क्राउन का शासन हो गया। तो पहले था BOD, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती थी, उसमें सारा डिसीजन लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके जगह पे अब क्राउन के शासन में आप देखेंगे, अब यहाँ पे आएगा भारत सचिव, और इसके नीचे आएगा, इसके 15 सदस्य होंगे जो इसको असिस्ट करेंगे और इसको बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना। मतलब एक टीम होगी 15 सदस्य का, और जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम अब हो जाएगा वायसराय। और पहला वायसराय बनेगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यह सब थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप थोड़ा सा ये सब याद रखेंगे। साथ में 1858 का जब एक्ट आएगा तो उसमें और सुधार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण अब और बढ़ाएगी, क्योंकि उसको डर हो गया है कि एक बार तो रिवोल्ट हो गया है, आने वाले दिन में और रिवोल्ट होगा। तब यह IPC एक्ट लाएगी 1860 में। यह पूछा जाता है कभी कभी क्या IPC एक्ट कब आया था। पुलिस एक्ट लाएगी, पुलिस एक्ट 1861 में लाएगी। हाई कोर्ट के लिए एक्ट लाएगी 1861 में। बाकी बहुत सारा एक्ट लाएगी, हालांकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको IPC एक याद रखें 1860 में, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऑप्शन है तो थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो GS में इसका काम नहीं है। तो ये सब एक्ट ला के अपने शासन को यह और मजबूत करेगी कि आने वाले दिनों में मतलब कोई भारतीय विरोध नहीं कर पाए। जो सिविल सर्विसेज है, हमने पढ़ा था सिविल सेवा जो 1853 में स्टार्ट होगा, उसमें अब भारतीय जो होते थे, इनको जो उच्च पद होता था उन पर इनकी नियुक्ति बंद हो जाएगी। हालांकि पहले कानूनन वो लोग लिखते थे कि भारतीयों की नियुक्ति होगी, हालांकि रियल में होता नहीं था, लेकिन अब ये लोग लिखना भी बंद कर देंगे, कानूनन उसको बैन कर देंगे। तो सिविल सेवा में भारतीयों के नीचे पद पे नियुक्ति होगी, ऊंचे पद पे जो होगा ब्रिटिशर्स की नियुक्ति होगी। ठीक है, अब देखते हैं साथ में कि कुछ देखिए सबसे ज़्यादा रिवोल्ट कहाँ हुआ था, यूपी, बिहार, दिल्ली। तो बिहार और यूपी के जो सेना में लोग थे, सबसे ज़्यादा यहीं के लोग सेना में थे।
तो ये क्या करेंगे, अवध जो रीजन है, अवध के सेना में जो लोग काम करते थे इनको यह अवैध घोषित कर देंगे। इनका मानना है कि ये लड़ाकू नहीं है, ये सेना के योग्य नहीं है। हालांकि इन्होंने ही बहादुरी से लड़ा था, इन्हीं के डर से उनका विद्रोह में हाल हुआ था। और जब 1858 का एक्ट आएगा तो उसमें कहा जाएगा कि अवध के लोगों को सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर सेना में शामिल किसको किया जाएगा? तो सेना में शामिल करेंगे किसको, वो देख लेते हैं। अब ये सेना में शामिल करेंगे पंजाब के लोगों को, जो इनको समर्थन किए हैं, जो राजा हैं वहाँ के सिंधिया जो राजा हैं, वहाँ उनके जो समर्थक लोग हैं उनको ये शामिल करेंगे। सिख, पंजाब के जो सिख हैं इनको करेंगे, गोरखा को करेंगे, इन लोगों को अपने सेना में शामिल करेंगे। साथ में अपने सेना को रिफॉर्म करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश की सेना बहुत कम थी। पहले ब्रिटिश की सेना लगभग 45,000 के आसपास थी। अब इनकी संख्या बढ़ा के लगभग 65 से 70,000 कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन लोग हैं जो सेना में, इनकी संख्या ज़्यादा होती थी, इनके संख्या को घटा दिया जाएगा। लगभग 2.5 लाख के आसपास थी। देखिए ज़रूरी नहीं है, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। लगभग 2.5 लाख के बराबर भारतीय सेना थी, इनको घटा के लगभग 1.5 लाख के आसपास कर दिया जाएगा। अब देखिए असर क्या होगा इसका, भारतीय सेना घटाया जा रहा है और ब्रिटिशर्स जो हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो अब रेशियो जो है, पहले 1:4 होता था रेशियो, 1:5 होता था कहीं कहीं। अब देखेंगे ब्रिटिशर्स और भारतीयों का 1:2 और 1:3 का रेशियो होगा। मतलब कहीं कहीं एक अंग्रेज पे 2 भारतीय और एक अंग्रेज पे 3 भारतीय। मतलब सेना में भारतीयों को कम किया गया और अंग्रेज़ों को बढ़ाया गया। यह सब थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा 1858 के एक्ट में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ बुक लिखा गया है और इम्पोर्टेंट बुक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक बुक है 1857, 1857, इसको लिखते हैं एस.एन. सेन। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ सेन, और यह मतलब भारत सरकार के सरकारी इतिहासकार हैं। इनको आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला भारत सरकार का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो यह एस.एन. सेन है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक वीर सावरकर का बुक है। वीर सावरकर का बुक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए यह कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है पहला वार है इंडिपेंडेंस का। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। एक है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां हैं, इनके बुक का नाम है द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। और जो सर सैयद अहमद खां हैं, हमने कल और परसों दोनों दिन वीडियो में पढ़ा था कि यह अंग्रेज़ों के समर्थक हैं। अंग्रेज़ों के समर्थन में ये बात देखते हैं और उनके हर पॉलिसी का समर्थन करते हैं। और हम देखते हैं कि यह पहला बुक है, पहला पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या करता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह पहला बुक कौन है जो 1857 के रीजन को बताता है, तो वह है सर सैयद अहमद खां का बुक। और ये कब लाते हैं? 1859 में। 57 में तो विद्रोह होता है, 59 में इनका बुक लिख के पब्लिश हो जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। एक और बुक है, देख लेते हैं। आर.सी. मजूमदार है। आर.सी. मजूमदार है, इनका बुक है द सिपोय म्यूटिनी
ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यह आरसी मजूमदार का बुक है और आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है। यही कहते हैं कि यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। देखिए, सावरकर कहते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है, और इनको कोट कर इनको मतलब अपोजिट बात करते हैं आरसी मजूमदार। आप ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। यही सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ बताना हम भूल गए। हाँ, जब लॉर्ड कैनिंग रहेगा, जब क्राउन के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के अधीन काम करने लगेगी, तो इलाहाबाद में महारानी की एक घोषणा होगी। 1 नवंबर 1898 को एक घोषणा होगी, और यह मैंने जितना बताया कि अब एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा और राजा के साथ एक मतलब मित्रता के साथ रहा जाएगा। ब्रिटिश सरकार अपनी घोषणा नहीं करेगी, मतलब ब्रिटिश सरकार अपना एक्सपेंशन नहीं करेगी, और जो सत्ता है वो कंपनी के अधीन नहीं, अब महारानी के अधीन हो जाएगी। यह सारा घोषणा 1 नवंबर 1858 को होता है, इलाहाबाद में होता है। और इस सारे घोषणा को करता कौन है? तो वह उसमें रहता है गवर्नर जनरल, जो वायसराय बन चुका है, लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को याद रखेंगे। तो यही सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत आसान सवाल है। इसमें है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो जो भी आपको लगे ऑप्शन सही लगे, आप 1 2 3 4 कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखिए, हिस्ट्री का जो बात है कि हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, और टॉपिक इतना इसमें ज़्यादा है कि अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, ना समझने में आपको मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा हो रहा है, नहीं बनाना चाहिए इतना बड़ा, लेकिन मेरी मजबूरी है, आप समझे। अगर मैं शॉर्ट में बनाना चाहूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इस चीज़ों को समझे। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि प्रीलिम्स के साथ आपका मेंस भी कवर हो रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा रुक के आधा घंटा करके 2 पार्ट में देख लीजिए, लेकिन वीडियो को देखिए, आपका मेंस भी साथ में कवर हो जा रहा है। और अगर जिनका ऑप्शनल है, मतलब हम 80% ऑप्शनल तो यहाँ पे करा दे रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन चीज़ें ठीक मिल रही हैं। बाकी जो आपका सजेशन हो आप बताएं, तो हम कल से शॉर्ट कर देंगे, 20 मिनट में 25 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा उसमें। अगर आपको कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लंबा ठीक है कि शॉर्ट नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।